थोड़ी देर में रीना बस से बनमौर के लिए निकल चुकी थी। उधर उसका प्रेमी कुणाल वहां उसके इंतजार में था। रीना के बनमौर पहुंचने पर उसे बस स्टैंड पर ही कुणाल बाइक लिए खड़ा मिल गया। उसे देखकर रीना के चेहरे पर चमक आ गई। कुणाल ने सहजता से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? किसी ने देखा तो नहीं? रीना ने कुछ बोले बगैर कुणाल को अपना बैग पकड़ा दिया। कुणाल ने उसे अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों से बाइक का हैंडल पकड़कर बोला, बैठो, दुपट्टा संभाल लेना। इसी के साथ रीना तुरंत बाइक पर बैठ गई। दोनों ने घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और फिर कुणाल ने उस रात अपनी हसरतें पूरी कीं। रीना भी कुणाल का साथ पाकर निहाल हो गई। दोनों ने बिना ब्याह के सुहागरात मनाई। रीना मध्य प्रदेश के भिंड जिले के इंगुरी गांव के रहने वाले साधारण किसान दशरथ भदौरिया की पत्नी थी। कजरारी आंखों वाली सुंदर पत्नी को पाकर दशरथ बेहद खुश था। रीना की इस खूबसूरती का दीवाना उसके पति दशरथ के अलावा एक और युवक कुणाल पांडे भी था। वह इंगुरी का नहीं था, लेकिन रीना और दशरथ के पड़ोस में रहने वाले शुक्ला परिवार में उसका अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक दिन उसकी भी नजर रीना पर पड़ गई। तभी से वह उसका दीवाना हो गया था। शादीशुदा होने के बावजूद क्यों बहकी रीना? पहली बार में ही दोनों के दिलो दिमाग में खलबली मच गई थी। उन्होंने एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस किया था। कुणाल कुंवारा था, उसने कुंवारेपन की कसक के साथ रीना की सुंदरता और कमसिन अदाओं को महसूस किया था। कुणाल के बांकपन और बलिष्ठ देह को देखकर रीना के दिमाग के तार भी झंझना उठे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। गुदगुदी होने लगी थी। उससे मिलने को बेचैन हो गई थी, जबकि वह 7 साल की ब्याहता थी। 3 बच्चे थे। उसकी कुछ हसरतें थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। वह खुद को खूंटे से बंधी गाय ही समझती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। जवानी यूं ही सरकती चली जाएगी। मनचाही खुशियां नहीं मिल पाएंगी। एक दिन कुणाल से मिलने के बाद तो उसका मन और भी बेचैन हो गया था। रीना और कुणाल के बीच पनपे प्यार के बढ़े का यह शुरुआती दौर था, किंतु जल्द ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। यहाँ तक कि कुणाल उसे अपनी बाइक से जब तक पास के शहर लेकर जाने लगा। इसमें उसके पति दशरथ की सहमति थी। वह कुणाल को सिर्फ पड़ोसी शुक्लाजी का रिश्तेदार और अपना हमदर्द समझता था। इस वजह से वह कुणाल पर भरोसा करता था। जब भी रीना कुछ खरीदारी करने के लिए शहर जाने की बात कहती थी, तब वह उसे कुणाल के साथ जाने की अनुमति दे देता था। किंतु उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि रीना क्या गुल खिला रही है। कुणाल और रीना एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। रीना अपना दिल पूरी तरह से कुणाल को सौंप चुकी थी। दूसरी तरफ दशरथ के साथ उसकी जिंदगी उबाऊ बनती जा रही थी। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर चिकचिक होने लगी थी। रीना जब कभी कुणाल के साथ किसी रेस्टोरेंट में एक साथ कोई पसंदीदा डिश खा रही होती, तब चम्मच से निवाले के साथ साथ अपनी सारी समस्याएं भी उससे साझा कर लेती थी। कुणाल उसके इसी प्रेम का दीवाना बन चुका था और उसके साथ अपनी हसरतें पूरी करने का हसीन सपना देखने लगा था। उस पर पैसा खर्च करने में जरा भी कंजूसी नहीं करता था। कुणाल मध्य प्रदेश के औद्योगिक इलाके बनमौर में रहता था। वह वहीं एक कंपनी में काम करता था। रीना का गांव बनमौर से करीब 400 किलोमीटर दूर था। इस कारण उनका मिलना जुलना महीने 2 महीने में ही हो पाता था, लेकिन वे फोन से अपने दिल की बातें करते रहते थे। कुणाल एक बार करीब 3 महीने बाद रीना से मिला था। तब बातों बातों में रीना ने लंबे समय बाद मिलने के शिकायती लहजे में साथ रहने की बात रखी। कुणाल भी चुप रहने वाला नहीं था, झट से बोल पड़ा था, मैं तो हमेशा तैयार हूँ।
मेरे पास बनमौर आने का फैसला तुम्हें लेना है। पति को क्या कहूं, रीना मासूमियत के साथ बोली। दशरथ को साफ साफ हमारे तुम्हारे प्रेम के बारे में बता दो, कुणाल ने समझाया। लेकिन मैं कैसे कहूं, उससे कहने पर बच्चों का हवाला देकर रोक देगा, रीना बोली। तो फिर एक ही उपाय है, कुणाल ने कहा। वह क्या, रीना ने सवाल किया। उसे बिना बताए मेरे पास चली आओ। जब वह हम लोगों से मिलेगा तब उसे हाथ जोड़कर समझा देंगे, कुणाल ने समझाया। उसके बाद वह बनमौर लौट गया। रीना कई दिनों तक उलझी रही। कभी बच्चे का विचार सामने आ जाता था तो कभी पति के साथ गुजर रही रुखी जिंदगी। वह काफी उलझन में थी। उसे डर लगने लगा था कि घर छोड़कर कुणाल के पास जाना कहीं भविष्य में उसके लिए कोई खतरा न बन जाए। काफी सोच विचार करने के बाद रीना ने एक रोज कुणाल को फोन कर कहा, आज दोपहर मैंने घर की देहरी लांघने का फैसला कर लिया है। रीना भदौरिया के इस फैसले पर कुणाल ने उसी वक्त आगे की योजना समझा दी। अगले रोज दोपहर के समय रीना तेजी से घरेलू काम निपटाने में लगी हुई थी। घर में कोई नहीं था। पति खेत पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल जा चुके थे। वह बर्तनों को साफ करने और करीने से रखने के बाद फटाफट अपने बैग में कपड़े ठूंसने लगी। पति की नजरों से बचाकर रखे गए कुछ पैसे भी बैग में संभाल कर रख लिए। फिर वह बस पकड़कर प्रेमी कुणाल के पास पहुंच गई। उधर दशरथ अपने बच्चे के साथ बेचैन था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीना अचानक बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। दशरथ रीना को बार बार फोन मिला रहा था, वह स्विच्ड ऑफ आ रहा था। दशरथ ने इटावा में रीना के मायके से संपर्क किया। वहां रीना के नहीं पहुंचने की जानकारी से वह बेचैन हो गया कि आखिर वह कहाँ चली गई। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। दशरथ आसपास के लोगों से भी पत्नी के बारे में पूछताछ कर चुका था। ससुराल में कई बार फोन करने पर हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। यहां तक कि शुक्ला जी के यहां जाकर कुणाल के आने के बारे में भी पूछा था। उनसे मालूम हुआ था कि वह महीनों से उनके पास नहीं आया है। दशरथ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रीना कहाँ गई होगी। वह कुणाल के साथ जब भी कहीं जाती थी तब उसे इस बारे में जरूर बता देती थी। आखिरकार दशरथ पत्नी एक फोटो लेकर पावई थाने गया। उसने एसएचओ राजेंद्र सिंह परिहार को पूरी बात बताई और पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। एसएचओ ने उसी वक्त से रीना की तलाश शुरू कर दी। मामला शादीशुदा महिला की गुमशुदगी का था। इसे देखते हुए पहले भदौरिया परिवार के सभी सदस्यों समेत रीना का मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने के बाद पता चला कि रीना की बीते दिनों एक अनजान फोन नंबर पर अधिक समय तक बातचीत हुई। वह नंबर कुणाल पांडे का था। इसके बाद दशरथ समझ गया कि जरूर वह कुणाल के पास ही गई होगी। यह जानकारी मिलते ही दशरथ ऑटो स्टैंड पर पहुंचा और वहां मौजूद ऑटो चालकों को जब रीना का फोटो दिखाया तो वहां मौजूद हरिओम नाम के ड्राइवर ने रीना को पहचान लिया। उसने बताया कि वह महिला उसके ऑटो में बैठकर बस स्टैंड तक गई थी, लेकिन वहां से वह कहां के लिए गई होगी, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस जानकारी के बाद दशरथ ने बस कंडक्टरों को रीना की फोटो दिखाकर पूछताछ की। उन्हीं में से ग्वालियर से बनमौर रूट पर चलने वाली एक बस के कंडक्टर ने बताया कि वह महिला बनमौर तक उसकी बस में सवार होकर गई थी। दशरथ ने थाने जाकर एसएचओ को सारी बात बताई। पवई पुलिस ने बनमौर बस स्टैंड से संबंधित थाने को इसकी सूचना और रीना का फोटो भेजकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जानकारी मांगी। जल्द ही एक फुटेज में रीना एक बाइक पर सवार दिख गई, जिसे एक नवयुवक ले जाता दिखाई दिया। बाइक का नंबर और युवक का चेहरा भी दिख गया था। दशरथ ने उसकी पहचान कुणाल के रूप में की। बाइक के नंबर की मदद से पुलिस दशरथ को लेकर कुणाल के पास पहुंच गई। वहां कुणाल और रीना मिल गए।
दशरथ ने रीना को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहां उनसे की गई पूछताछ में रीना ने बताया कि वह अपनी मर्जी से कुणाल के साथ आई है और आगे भी उसी के साथ रहना चाहती है। पति दशरथ भदौरिया के हाथ क्यों रह गए खाली? दशरथ ने उसे बच्चों का हवाला देते हुए साथ चलने की विनती की, लेकिन रीना अपनी जिद पर अड़ी रही। पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर रीना और उसके प्रेमी को छोड़ दिया। दशरथ को इस मामले में अदालती कार्रवाई की सलाह दी। मायूस दशरथ अपने घर लौट आया। दशरथ का दिल टूट गया और भारी मन से रीना को उसके प्रेमी के भरोसे छोड़ दिया। तीनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनके ननिहाल भेज दिया। रीना भदौरिया और कुणाल के लिए अच्छी बात यह हुई कि दशरथ के रूप में उनके प्यार की बाधा खत्म हो गई थी। कुणाल बनमौर में नौकरी करता था। उसने अपनी आमदनी से रीना को खुशहाल जिंदगी देने का वादा किया, लेकिन उसने विवाह की औपचारिकता पूरी नहीं की। न तो उसके साथ मंदिर में जाकर उसके गले में वरमाला डाली और न ही कोर्ट मैरिज के लिए कोई पहल की। दोनों का दाम्पत्य जीवन लिव इन रिलेशन की बुनियाद पर टिक गया। सब कुछ रीना की महत्वाकांक्षा के अनुरूप चलने लगा। रीना ने महसूस किया कि जैसे उसे खुशियों और आजादी के पंख लग गए हों। वह अपनी मनमर्जी का जीवन गुजारने लगी थी। लेकिन कहते हैं न कि सुख की समय सीमा बहुत जल्द कम होने लगती है। ऐसा ही रीना के साथ भी हुआ। जब रोजी रोटी के लिए नौकरी और ड्यूटी को प्राथमिकता देने लगा, तब रीना ने कुछ अच्छा महसूस नहीं किया। उसे लगा कि जैसे उसकी खुशियां कम हो रही हैं। कुणाल के साथ रहते हुए उसे कई बार बोरियत भी महसूस होने लगी। कारण कुणाल सुबह 10 बजे खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और रात 8 बजे कमरे पर लौटता था। रीना का घर पर अकेले मन नहीं लगता था। वह खुले विचारों वाली थी। घूमना फिरना, होटल में खाना खाना, पार्क, मॉल आदि में जाने की आदत लगी हुई थी। उसमें कमी आने से वह उदास रहने लगी थी। कुणाल अब छोटी छोटी बातों और घरेलू खर्च को लेकर रीना को जिम्मेदार ठहराने लगा था। रोजाना किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी होने लगी थी। घरेलू क्लेश से रीना दिन भर कमरे में अकेली पड़ी परेशान होती रहती थी। वह विचलित हो जाती थी कि आखिर अपनी पीड़ा किसे सुनाए। वहां कोई भी उसका हमदर्द नहीं था जिसे अपने गम की बात सुनाए, दिल का दुखड़ा बताए। ऐसे में रीना को अपने लिए गए फैसले पर पछतावा होने लगा। अपने बच्चों और पति की याद भी उसे सताने लगी, लेकिन अब इतना सब हो जाने के बाद पति के पास वापस लौटना संभव नहीं था। अपनी बदली हुई जिंदगी से निराश रीना की मुलाकात मार्केट में एक दिन सुरेंद्र धाकड़ नाम के युवक से हो गई। वह टेम्पो चलाता था। उसकी लच्छेदार और मीठी बातों ने रीना का मन मोह लिया था। अंत में रीना ने अपनी आदत के मुताबिक अपना नाम बताया और मोबाइल नंबर भी दे दिया। खुशमिजाज टेम्पो वाले ने रीना का कुछ समय की यात्रा में ही दिल जीत लिया था। कौन बना रीना का अगला प्रेमी? सुरेंद्र ठंडी हवा के झोंके की तरह रीना भदौरिया को छूकर चला गया था। उसे कई दिनों तक उसकी बातें याद आती रहीं। एक रोज उसने उसे फोन कर दिया। रीना उसे बस स्टैंड के मार्केट में आने के लिए बोली। सुरेंद्र तुरंत सॉरी बोलता हुआ बोला, मैडम, मैं अभी ग्वालियर अपने कमरे पर हूं। आज मैं अपनी सेवा नहीं दे सकता। माफी चाहता हूं। एक टेम्पो चालक द्वारा इस तरह तमीज से बातें करना रीना के दिल को छू गया। 2 दिनों बाद सुरेंद्र एक बार फिर रीना को मार्केट में टकरा गया। कुछ घरेलू सामान के साथ रीना बाजार में सड़क के किनारे बैठी थी। वह खोई खोई थी। तभी सुरेंद्र ने अचानक उसके सामने टेम्पो रोक दिया था। एक बार फिर उस रोज के लिए सॉरी बोला और हालचाल पूछ बैठा। रीना अचानक सुरेंद्र को देखकर चौंक पड़ी। कुछ बोलने से पहले ही सुरेंद्र बोला,
देवी मंदिर चलना है मैडम। आज वहां मेला लगता है। चलिए वहां घुमा लाता हूं। ज्यादा किराया नहीं लूंगा, वैसे भी खाली जा रहा हूं। रीना से जिस मंदिर के बारे में पूछा, संयोग से वह उसके घर के रास्ते में ही आगे कुछ दूरी पर था। तुरंत ही वह सुरेंद्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन रीना ने महसूस किया कि उसके दिल की बात सुरेंद्र सुन सकता है। उस रोज नहीं चाहते हुए भी रीना मंदिर में कुछ समय सुरेंद्र के साथ रही। उसके साथ पूजा में हिस्सा लिया और पास के एक ढाबे में चाय नाश्ता भी किया। यह सब सुरेंद्र को भी अच्छा लगा था। रीना उसके साथ फोन पर भी बातें करने लगी, अपनी समस्याएं बताने लगी थी, जिसका सुरेंद्र दार्शनिक अंदाज में जवाब देने लगा था। एक दिन सुरेंद्र उसे ग्वालियर अपने कमरे पर ले गया। रीना के कदम पहले से ही बहके हुए थे। उसे हमेशा महसूस होता था कि वह प्यार की भूखी है। थोड़ी सी हमदर्दी मिलते ही उस ओर मुड़ जाती थी। प्यार पाने की यही लालसा उसे कुणाल तक खींच लाई थी। जब कुणाल से जी उबने लगा, तब वह सुरेंद्र में अपना प्यार तलाशने लगी। एक मर्द से दूसरे मर्द की बाहों में जाने के बाद मिलने वाली उपेक्षा और असफलता का उसे कोई मलाल नहीं होता था। जल्द ही रीना और सुरेंद्र ग्वालियर के शील नगर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सुरेंद्र ने अपने मकान मालिक से रीना का परिचय पत्नी के रूप में करवाया। हालांकि इस फैसले को लेकर रीना को उसकी एक सहेली ने काफी समझाया था कि वह गलत कर रही है। सुरेंद्र उससे 13 साल छोटा भी था, किंतु तब तक रीना पर सुरेंद्र के इश्क का भूत ठीक उसी तरह सवार हो चुका था, जिस तरह एक समय में वह कुणाल के इश्क की दीवानी बनी हुई थी। रीना ने अपने नाबालिग बेटे दीपेश को भी ननिहाल से बुलवा लिया था। उसे सुरेंद्र पास की एक बेकरी में काम पर लगवा दिया था। वह दोपहर बेकरी पर जाता था और रात के 9 बजे सुरेंद्र उसे अपने साथ वापस कमरे पर ले आता था। कुछ दिनों तक सुरेंद्र ने रीना को अच्छी तरह से रखा। बाद में वह एक पैसे के लिए मोहताज रहने लगी। अब उसे कुणाल को छोड़कर सुरेंद्र की बातों में आने का पछतावा होने लगा था। कुछ दिनों से रीना फिर से कुणाल के संपर्क में आ गई। उनके पुराने रिश्ते फिर से रंग भरने लगे। एक दूसरे के साथ जीवन भर निर्वाह करने के कस्मे वादे करने लगे। रीना चाहत थी कि वह कुणाल के पास फिर से रहने लगे। प्रेमी क्यों बना कातिल। 18 फरवरी 2023 की दोपहर 1 बजे के करीब सुरेंद्र शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके लौटा तो बेडरूम में रीना को कुणाल के साथ हंस हंस कर बातें करते सुन लिया। यह देखते ही उसका खून खौल उठा। रीना की बेवफाई और बेरुखी ने सुरेंद्र के गुस्से को हवा दे दी। वह रीना को गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। इस पर रीना को भी गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं तुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपने कुणाल के पास जा रही हूं। रीना के मुंह से इतना सुनते ही सुरेंद्र भी गुस्से में बोल पड़ा, देखता हूं हरामजादी तू वहां कैसे जाती है। रीना भी कहां चुप रहने वाली थी। वह सुरेंद्र के साथ बदतमीजी से पेश आने लगी। उसे गालियां देने लगी और बोली, तो क्या तू मुझे जबरदस्ती जाने से रोकेगा। कान खोलकर सुन ले कि जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी। जिससे मेरा मन मिलेगा वहीं रहूंगी। रीना का इतना कहना था कि सुरेंद्र ने उसे धमकी दी और बोला, रीना जिद मत कर, यही तेरे लिए बेहतर रहेगा, वरना मैं भी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूं। कमीने, शिवरात्रि के व्रत के दिन तूने मेरे साथ मारपीट की है। मैं अब किसी भी सूरत में तेरे पास एक भी पल के लिए नहीं रुकने वाली। रीना भदौरिया की यह बात सुरेंद्र को बहुत ही बुरी लगी। उसने उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच सुरेंद्र ने उसकी साड़ी को उसके बदन से खींचकर गले में फंदा डाल दिया। वह तब तक साड़ी के फंदे को खींचता रहा जब तक रीना बेसुध नहीं हो गई।
उसके बाद सुरेंद्र मेला घूमने चला गया और रात के करीब 9 बजे उसके बेटे को लेकर कमरे पर आया। वहां रीना को मृत अवस्था में देखकर परेशान होने का नाटक किया। फिर उसने अपने एक दोस्त कालू के माध्यम से एम्बुलेंस बुलाई। उस पर रीना की लाश रखवाकर उसके गांव इंगुरी भेज दी, साथ में उसके बेटे दीपेश को भी बिठा दिया। सुरेंद्र ने इसकी जानकारी रीना के पति दशरथ भदौरिया को फोन पर दे दी। लाश को गांव पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पर एम्बुलेंस से उतरवा दी। दीपेश वहां से भागता हुआ अपने पिता दशरथ के पास गया और मम्मी की मृत्यु की सूचना दी। दशरथ घबराया हुआ लाश के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही रीना के कान से खून और गले पर किसी चीज से कसे जाने के निशान देखे तो उसे हत्या का शक हुआ। उसने तुरंत पवई पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया। घटनास्थल ग्वालियर होने की वजह से पवई पुलिस ने रीना के शव को मृतका के परिजनों के साथ वापस ग्वालियर भेज दिया। मृतका के परिजन शव को लेकर ग्वालियर थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज कर रीना का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 19 फरवरी 2023 की सुबह ग्वालियर थाने के एसएचओ राजेंद्र परिहार की टीम ने सुरेंद्र धाकड़ को जलालपुर फिल्टर प्लांट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। इस टीम में एसआई रमाकांत उपाध्याय, हेमेंद्र राजपूत, योगेंद्र मावई, एसआई हरिराम नागर शामिल थे। पुलिस के सामने उसने अपने जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद सुरेंद्र धाकड़ को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।